पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में इल्तवा का केस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता मंडियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ, फैसला 4 का था, 3 का नहीं। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला अक़लियत में चला जाता है। फैसला 3-2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने फिर किस तरह से शेड्यूल जारी कर दिया। मैंने जो मुख्तसर और तफसीली फैसला दिया उस पर कायम हूँ। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसका है, ये अंदरूनी मामला है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में इल्तवा का केस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता मंडियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वजाहत करना चाहता हूँ, फैसला 4 का था, 3 का नहीं। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला अक़लियत में चला जाता है। फैसला 3-2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने फिर किस तरह से शेड्यूल जारी कर दिया। मैंने जो मुख्तसर और तफसीली फैसला दिया था, मैं अभी भी उसी फैसले पर कायम हूँ। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसका है, ये अंदरूनी मामला है। शहराज अहमद शहराजी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। शहराज, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या रिमार्क्स सामने आए हैं? की मदीहा बिल्कुल ही पंजाब के इंतखाबात को जो है 8 अक्टूबर तक मौखर करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 22 मार्च के फैसले पर जो है पीटीआई ने जो है दरख्वास्त दायर की थी, उस पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ, फैसला 4 का था, 3 का नहीं। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला अक़लियत में चला जाता है। जमाल मंदोखेल ने ये भी कहा कि फैसला 2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो कैसे जारी कर दिया। इसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वकील है वो ने रिमार्क्स दिए कि हमने फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को सुनकर फिर जो है फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल इरफान कादर बोले कि अदालत मुझे भी जो है वो सुने। जमाल मंदोखेल ने कहा कि कल के रिमार्क्स पर वजाहत करनी है, मैंने जो मुख्तसर और तफसीली फैसला दिया उस पर कायम हूँ। खुद नोटिस लेने का इख्तियार जो है वो किसका है कि अंदरूनी जो वही मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चार्ज पर मुश्तमिल फैसला था, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस ने जारी नहीं किया। जमाल मंदोखेल ने ये भी कहा कि सवाल ये भी है कि जब चीफ जस्टिस ने तफसीली फैसला नहीं दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन और सदर ने जो है मशावरत के बाद शेड्यूल जारी किया। फारूक इस्नाइक जो है उन्हें रिमार्क्स दिए कि जस्टिस जमाल खान की रिमार्क्स पर जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फारूक इस्नाइक ने ये भी कहा कि पहले ये फैसला किया जाए कि फैसला 4 जो का है या 3 का। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम जो है वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त है। वकील पीपल्स पार्टी ने कहा कि वकील जो है उन्होंने ये कहा कि अदालत हमें फरीक बनाकर सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि समाअत के दर इख्तियार पर जो है एतराज़ उठाए तो देखेंगे। वकील ने कहा कि आप फरीक बनेंगे तो हम एतराज़ जो है वो उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, मैं तहम्मुल का ही मुजाहरा कर रहा हूँ, ये कहता इलेक्शन कमीशन के वकील का। इरफान कादर ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर जो है अदालत के सामने मौज़ूदात रखना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत जो है मुझे नहीं सुनना चाहती तो ठीक है। इरफान कादर इस दौरान बोले कि मैं इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर जो है अदालत के सामने जो मौज़ूदात है वो रखना चाहता हूँ। इसके बाद जो है इरफान कादर ने जो है ये भी कहा कि मुझे जो है वो सुना जाए, जबकि चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि आप इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इरफान कादर जो है उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन वकील भी सुप्रीम कोर्ट से मशावरत के बाद मुकर्रर करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी जगह जो वकील पहले दलाइल दे रहा था उसे दलाइल देने दे। अगर आप मुझे सुनना जो है वो नहीं चाहते तो आपकी मर्जी में दलाइल नहीं देता। इरफान कादर जो है वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से चले गए, जबकि जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किस हुक्म के तहत जो है फैसले पर अमल दरामद किया। वकील इलेक्शन कमीशन सजीद सवाती ने कहा कि मैं अपनी गुजारिशात जो है वो पेश करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने सदर से रुजू किया। सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख की। जस्टिस मुनीफ अख्तर ने कहा कि मुख्तर हुक्मनामे में कहीं नहीं लिखा कि फैसला 4-3 का है, इख्तिलाफ राय जज का हक है। जस्टिस मुनीफ अख्तर ने ये भी रिमार्क दिए कि ये अक़लियत किसी कानून के तहत जो है खुद को अक़लियत में होने का दावा नहीं कर सकती। शहराज, ये भी बताएगा इरफान कादिर चूंकि इस वक्त अदालत से बाहर चले गए हैं तो समाअत क्या रोक दी गई है, अभी भी समाअत इस वक्त जारी है? देखिए समाअत इस वक्त भी मदीहा जारी है क्योंकि ये इंतहाई अहम केस है और हमने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ है, जमीयत उलमा इस्लाम के जो सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, शेख रशीद यहाँ पर मौजूद है, कुछ देर कबल फवाद चौधरी यहाँ पर पहुँचे। तो ये इंतहाई अहम जो है केस है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पहले वकील दलाइल दे रहे थे वो जो है वो इस वक्त दलाइल जो है वो दे रहे हैं। जब जो इरफान कादर है जब वो सुप्रीम कोर्ट से चले गए, चूँकि उन
چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جگہ پہلے سے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہے سلیل سواتی وہ جو ہے دلائل دے رہے تھے تو ان کو جو ہے دلائل دے رہے. تو اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے عرفان قادر کے بجائے جو سلیل سواتی ہے وہ دلائل دے رہے ہیں. وہ اہم کیس کی سماعت اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے. جی مدیحہ. ٹھیک ہے شہراز، یہ بھی بتائیے گا فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی تھی، اس پر کوئی آج عدلیہ کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں، کیا اس پہ آپ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے بالکل جو فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی اب سے کچھ دیر قبل ہم نے یہاں پر دیکھا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی، پھر وفاقی وزیر ثناء اللہ بھی یہاں پر آئے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے اور اس اہم کیس کو جو ہے فل کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ سنا جائے. تو ابھی تک اس پر کوئی جو پیش قدمی ہے وہ پیش رفت جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. وہی 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتا چلوں کہ اس 5 رکنی بینچ میں جو ہے جو کل جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی وہی آج بھی جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہے، جن میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے، جسٹس اعجاز الاحسن ہے، اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر ہے، جسٹس امین الدین خان ہے اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہے وہ اس 5 رکنی بینچ میں شامل ہے اور وہی اس اہم کیس کی سماعت جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں. جی اچھا، جب یہ کہا گیا کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کس کا ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے، تو اس پر کیا پھر دوسری جانب سے ریمارک سامنے آئے؟ دیکھیے مختلف جماعت جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں اس کیس کی سماعت کے دوران. یہ بھی کہا گیا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے. ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جو باتیں تھی وہ کل بھی سامنے آئی تھی اور اس پر بھی آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پر رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو عدالت کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے اندرونی معاملات نہیں ہوتے. اس وقت قوم جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. وہ سب کی آنکھیں سپریم کورٹ کی جانب ہے. جو بھی یہاں پر جو بھی دلائل یہاں پر سامنے آتے ہیں، جو بھی فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے اندرونی معاملات نہیں ہوتے بلکہ قوم کو جو ہے وہ بتانے چاہیے. تو جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے تمام تر جو عوام ہے ان کی وجہ سے سپریم کورٹ کی جانب ہوتی ہے. اور اسی لیے اس کیس کے متعلق جو ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ اندرونی معاملات. شہراز، فی الحال تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ، مزید بھی آپ سے اپڈیٹس ہم لیتے رہیں گے. ادھر چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کا بل منظور ہو چکا ہے. قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 اور وکلاء بہبود و تحفظ بل منظور کر لیا ہے. آج قومی اسمبلی سے بل کی حتمی منظوری لے لی جائے گی. نئی قانون سازی سے از خود نوٹس چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیار میں نہیں رہے گا. از خود نوٹس کا اختیار فل کورٹ کو دیا جا سکے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہ بنائیں جسے کل چیلنج کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ عدالت میں کارروائی شفاف ہو اور عوام کو انصاف پر رسائی ممکن ہو سکے. اس بارے میں مزید جانیں گے جاوید نور سے. جی جاوید. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا اجلاس چیئرمین محمود بشیر ورق کی صدارت میں ہوا اور اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے 2 قوانین سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور وکلاء بہبود تحفظ بل کے مختلف نکات جو ہے وہ اراکین کمیٹی کے سامنے رکھے اور اراکین نے اس میں مختلف تجاویز بھی دی. دونوں بل اتفاق رائے سے منظور کیے گئے اور ان بلوں میں جو ہے فوری نوعیت کے کیسز کے لیے کہا گیا ہے کہ 14 روز میں جو ہے ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. جبکہ سموٹو نوٹس کے حوالے سے جو اپیلیں ہیں وہ اب دائر کرنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ وکلاء پہلے مقرر نہیں کیے جا سکتے تھے. سموٹو کیسز میں اب وکلاء جو ہے مقرر اور تبدیل جو ہے وہ کیے جا سکیں گے. جبکہ اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سموٹو نوٹس پہ اپیل ہے وہ دیگر جو ترمیم ہے وہ بھی کی گئی اور یہ ترمیم جو اتفاق رائے سے منظور کی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے تقریباً 1 گھنٹے 17 منٹ کی تاخیر سے ابھی شروع ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ دونوں بل جو ہے منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید نور آپ کا. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. جج صاحبان کے آپس کے معاملات سے ہمارا لینا دینا نہیں. سپریم کورٹ کو کمزور ہونے دیں گے، نہ ہی ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کو برداشت کریں گے. سپریم کورٹ آئین پر ناک کی سیدھ پر چلے، فیصلوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری عوام پر چھوڑے، عمل عوام کروائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سوموٹو کو فل کورٹ کی طرف لے جایا جائے تو معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے. عدالتی عظمیٰ کے کردار سے ہی بیلنس آئے گا. سپریم کورٹ کا معاملہ اندرونی نہیں ہے. قانون اور آئین میں سقم دور کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. امید ہے عدلیہ میں اصلاحات کی قانون سازی آج ہو جائے گی. وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا.
یہ معاملہ جو ہے اس سے پوری قوم جو ہے وہ منسلک ہے، اس لیے اس کے اوپر ابہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے، اور یہ ابہام جو ہے وہ لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ جو ہے وہی دور کر سکتا ہے، اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی ہماری طرف سے استدعا رہی ہے، آج بھی ہماری یہ استدعا ہے کہ اس سو موٹو نوٹس کو، جس کو پہلے 7 پھر 5 یا پہلے 9 پھر 7 پھر 5 ججز سماعت کرتے رہے ہیں، اسے اب بھی جو ہے وہ اگر فل کورٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے۔ سینئر وکیل اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ یہ بل جو لائے ہیں اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اپیل کا حق دینے کے لیے آرٹیکل 148(3) میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ نظر ثانی میں وکیل کا حق دینے کے لیے بھی آئینی ترمیم ضروری ہے، قانون سازی کر کے ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ بل جو لائے ہیں اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو آئین میں ان کو ترمیم کرنا پڑے گی، آرٹیکل 184(3) کے نیچے اپیل کا پروویژن رکھنا پڑے گا۔ یہ آپ اپیل کا پروویژن جو ہے تھرو سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں لا سکتے، اس لیے وہ بل ہے ہی فلاڈ۔ اور پھر یہ ریویو میں کہہ رہے ہیں کہ ریویو میں بھی وہ جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام بل کی 5-6 شکیں ہیں، اور ساری کی ساری شکیں جو ہیں وہ میرے خیال میں عدلیہ پر قدغن لگانے کے مترادف ہیں۔ پارلیمنٹ کی عدلیہ کی اصلاحات کے بل کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت کے عدلیہ بارے بل کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے، 90 دن کے آس پاس انتخابات کرانا ہوں گے، 3-2 سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر 5 ججز کے دستخط ہیں، یہ اکثریتی فیصلہ ہے۔ بنیادی طور پہ وہ لا ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مؤثر ماضی نہیں ہو سکتا، جی ٹھیک ہے، لہذا وہ 5-3 کا جو فیصلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا، اس پہ تو عمل کرنا پڑے گا آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشن ان کو کرانے پڑیں گے 90 دن کے آس پاس۔ 90 دن اگر گزر جائیں، اس سے 10-12 دن سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے 1 مارچ کے اپنے فیصلے میں جو 3-2 کی اکثریت سے ہوا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکومت بل الیکشن روکنے کی ناکام کوشش ہے، نون لیگ کا عدلیہ پر حملہ کوئی نئی بات نہیں، جو عدالت کی حکم عدولی کرے گا وہ بغاوت کو دعوت دے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ مسئلہ پیسے اور سیکیورٹی کا نہیں، نیت کا ہے، کیونکہ حکومت عوام میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سپریم کورٹ آئین کے تابع ہے اور آئین کا کوئی لاڈلا نہیں، 90 دن میں انتخابات آئین کا اٹل فیصلہ ہے، جو بھی اس سے بھاگے گا جمہوری نظام کے خاتمے کی بنیاد رکھے گا۔ پہلے حکومت اور اپوزیشن میں تصادم تھا، اب حکومت پارلیمنٹ کو عدلیہ کے ساتھ تصادم کی طرف لے کر جا رہی ہے، ملک انارکی اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اہم فیصلے کرنا ہوں گے ورنہ یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں کہ ایک لاڈنے نے ملک میں عدم استحکام اور انتشار پھیلایا ہوا ہے۔ اس نے تاثر پیدا کیا ہے کہ ملک اور عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں بلکہ اس لاڈلے کی ذاتی سیاست ہے۔ یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ معاشی عدم استحکام قائم رہے، لیکن ہم ان کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جو قانون ساز ادارہ ہے اور جو مقننہ ہیں وہ کسی سے تصادم میں نہیں، حکومتیں تصادم میں نہیں ہوتی کسی کے ساتھ۔ اس وقت جو تصادم پھیلایا گیا ہے وہ زمین پہ ایک فرد واحد نے اب وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، اور اپنی انا کا ایک ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جہاں تک عدالتیں ہیں، دیکھیے اب اندر جو تقسیم ہے وہ تھوڑی واضح ہو کر آ گئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کنال روڈ پر جلاؤ گھیراؤ اور پولیس پر تشدد کا مقدمہ۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی 7 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے پولیس کو پی ٹی آئی رہنما کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ عدالت نے اسد عمر کو 1 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسد عمر اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ شادمات میں مقدمات درج ہیں۔
और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहबाज गिल और दीगर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने सरकारी वकील के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। शहबाज गिल की ECL से नाम निकालते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को 4 हफ्ते तक के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। अहम खबर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद इमरान खान के खिलाफ खातून जज धमकी केस में सिविल जज मलिक अमान ने महफूज फैसला सुना दिया है। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान की आज हाजिरी से सस्ता की दरखास्त खारिज कर दी गई। इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। बड़ी खबर है ये, इसके बारे में एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद इमरान खान के खिलाफ खातून जज धमकी केस में सिविल जज मलिक अमान ने महफूज फैसला सुना दिया है और इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उवैस है हमारे साथ इस्लामाबाद से। उवैस, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आज खातून जज धमकी केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में आज इस्तदा की गई कि इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को खारिज किया जाए, क्योंकि इमरान खान मुतादिद बाद अदालतों से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर इस्तिस्ना हासिल कर चुके हैं और इमरान खान की अभी तक मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश नहीं की गई। ताहम इमरान खान के वकील की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और तमाम तर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। और अब वो फैसला सुनाते हुए अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और इसके अलावा अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 18 अप्रैल को इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए और इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, क्योंकि जब वकील सफाई की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी तो ये कहा गया था कि अदालत इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो बहाल कर दे, वो जारी कर दे, ताकि इमरान खान को एक रिलीफ मिल सके कि वो किसी हायर अदालत से एक दफा फिर से रिलीफ लेकर इस अदालत में पेश हो सकते हैं या फैसला कर सके। लेकिन अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, दरखास्त को खारिज कर दिया और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। मोहम्मद उवैस, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की अदालत से हसन खान नियाजी को रिलीफ मिल गया, मुकदमा खारिज कर दिया गया है। अदालत ने रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। हसन खान नियाजी को हथकड़ी लगाकर सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। अदालत ने हसन खान नियाजी की हथकड़ियाँ खुलवा दी। कराची की अदालत से हसन खान नियाजी को रिलीफ मिल गया है, मुकदमा भी खारिज हो चुका है। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया और हसन खान नियाजी को जब हथकड़ी लगाकर सख्त सिक्योरिटी में अदालत में लाया गया तो अदालत ने हसन खान नियाजी की हथकड़ियाँ खुलवा दी। हसन खान नियाजी को कराची की अदालत में आज रिलीफ मिला है और जब उनको सख्त सिक्योरिटी के हिसाब में हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनको हथकड़ियाँ खुलवा दी। वेलकम बैक। आपको मौसम का अहवाल बताएं। कोयटा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि बाज़ इलाकों में यालाबारी का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अजीज़ मरी से। जी अजीज़। जी, वादी कोयटा में इस वक्त जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और सर्दी में जो है इंतहाई इजाफा हो चुका है। यह बस्ता हवाएं चल रही हैं, मौसम जो है काफ़ी जो है चेंज हो गया है। इससे जो शहरी हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं और सड़कों पर जो है बारिश का पानी जमा होने से शहरों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं, कि गटर भी उमड़ चुके हैं, सफाई का निज़ाम भी चरम हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकूँ कि बारिश का पहला कतरा गिरते ही एक तो गैस प्रेशर में कमी वाक़ हो गई है और बिजली भी बंद हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुलिस्तान के जो इलाके हैं जिनमें कोयटा, चमन, ज़ियारत, कलाक, लहसुन, वहाँ पर गरज चमक के साथ जो है और बारिश का इम्कान है और कई इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश, क्योंकि बाद इलाकों में जो है जालाबारी भी और मतलब है इसमें जो कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज़ मरी आपका। अभी कुछ बढ़ती हुई महंगाई की बात कर लेते हैं। लाहौर में जहां एक तरफ मुफ्त आटे के थैले फ्राहम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ओपन मार्केट से आटा गायब कर दिया गया है और जहां मिल रहा है वहां फ़ी किलो कीमत 170 रुपये तक पहुंचा दी गई है। तफसीलात जानते हैं वकास गौरी से। जी वकास। बिल्कुल, एक जानिब जहां शहर में मुफ्त आटे के थैले जो हैं वो फ्राहम किए जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ
ओपन मार्केट में आटा गायब हो चुका है। जो सफ़ेद पोश तबका मुफ्त आटे के थैले हासिल करने के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के बायस कतारों में नहीं लगना चाहता, उसके लिए जो है वो आटा ख़रीदना एक मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। शहर की बेशतर दुकानों में इस वक्त जो है वो आटा गायब है। जहाँ कहीं आटा मिल रहा है वहाँ इंतहाई महंगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। चक्की आटे की जो कीमत है वो गुज़िश्ता रोज़ 150 रुपये किलो थी, जो बढ़कर 170 रुपये किलो तक जा पहुँची है। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में भी हुक्मरानों ने आटे का जो बहरान है उस पर काबू पाने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा करे। जो बुनियादी ज़रूरत है आटा उसका जो बहरान है उसको फौरी तौर पर हल करने के लिए हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है। जी, उधर कमिश्नर कराची की जानिब से शहर भर में लगाए गए रमज़ान बचत बाजार में सामान की फ्राहमी ताख़ीर का शिकार है। ख़वातीन मर्द ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं मगर सामान अदम दस्तियाब है। बचत बाजार की रिपोर्ट कर रही हैं हमें मोना सिद्दीकी। सरकारी रमज़ान बचत बाजार में सामान की तरसील में ताख़ीर, खाली स्टॉल्स पर खरीदार मायूस, कहते हैं दूर से आते हैं और घंटों खड़े रहने पर आटे का सिर्फ 10 किलो का एक थैला मिलता है, वो भी चीनी की खरीदारी के साथ। अभी भी मैं सुबह 10 बजे से आई हूँ, पूछ इन लोगों से बैठे हुए सामने 10 बजे से मैं आके खड़ी हुई हूँ और खड़े खड़े मेरी कमर अकड़ गई। ये क्या है, किसी वजह से, सिर्फ आटे की वजह से कि आटा मिल जाए यहाँ पे। शहरियों का कहना है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कुछ खास फर्क नहीं, रिलीफ कहाँ दिया आवाम को। आधी कीमत तो दें ताकि हमें पता चले, जब बेचारे बच्चे खाएं, रोज़ा रखें, खुश हों, गरीब का घर अच्छा हो। तो यहाँ लाइन लगाने का मकसद तो यही है ना कि इंसान को फिर सहूलत होगी तो लाइन लगाना अच्छा लगेगा, वरना बाजार में से जाके 20 रुपये ज़्यादा महंगे ही ले लें। सामान की फराहमी में ताख़ीर रमज़ान बचत बाजार की इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 90 रोज़ में दाखिल हो गई है। स्कीम से अब तक लाखों अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। अब तक 13 लाख से ज़ायद आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वज़रा और सेक्रेटरी 3 रोज़ तक फ्री आटा पॉइंट्स का दौरा करेंगे। पंजाब में 8 रोज़ पहले शुरू होने वाली मुफ्त आटा स्कीम कामयाबी से जारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब तक 10 किलो आटे के 13,64,253 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सुबह 6 बजे से सूबे भर में आटे की तकसीम का अमल जारी है। आज 1,15,146 मुस्तहिक़ अफराद ने पहली बार, जबकि 5,40,382 अफराद ने दूसरी बार मुफ्त आटे के हसूल के लिए आटा सेंटर्स का रुख किया है। बरतानिया की सियासत में नई तारीख रकम करने वाले पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ का मियाँ चुन्नू से ताल्लुक है। 37 साला हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड की हुक्मरान जमात का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। हमजा के आबाई घर मियाँ चुन्नू में खुशी का समा है। मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे नदीम अख्तर इस वक्त हमजा यूसुफ के घर में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियाँ चन्नू में हमजा यूसुफ के घर में मौजूद हूँ, जो बरतानिया में फर्स्ट मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। मैं इस वक्त उनके फूफा जी के साथ मौजूद हूँ। हम उनसे जानते हैं कि उनकी खुशी का क्या आलम है। हम सब खुश हैं इस मौके पर, बल्कि सारा आलम इस्लाम खुश है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो यूरोप में कम्युनिटी है मुसलमानों की, उनके लिए भी ये बड़ा फ़ख्र का बायस है कि हमजा जैसा वर्कर जो बच्चा है वो एक लीडर की सूरत में उभर के सामने आया और इंशाल्लाह वो इससे भी आगे जाएगा। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को उन पर फख्र है। जी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।